तो आप जैसे कि जानते हैं कि बजट लाइन जो थी एक ऐसी लाइन थी जो टू गुड्स के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो करती थी जो कंज्यूमर खरीद सकता है विद हिज गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड प्राइस ऑफ टू गुड्स। गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड प्राइस ऑफ टू गुड्स। तो हमने बजट लाइन जब बनाया था, जस्ट अ सेकेंड, हमने जब बजट लाइन बनाई थी तो सबसे पहले हमने देखा कि प्राइस और इनकम दो बातें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इनकम के आप डिसाइड नहीं कर सकते या बिना प्राइस के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कंज्यूमर कितना खरीद सकता है। ठीक है, तो बजट लाइन जो थी वो थी आपकी स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इस पे अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, ए बी सी डी, जितने मर्जी आप लो। ठीक है, अब यहां हमारे सामने कॉम्बिनेशन दो है, ए और बी मान लीजिए। ये है आपकी बजट लाइन, ये है आपकी बजट लाइन। अगर मैं आपको बोलूं कि ये बजट लाइन जो है वो शिफ्ट कैसे होगी, चेंज कैसे होगी, दो ऑप्शन हमारे पास है। एक तो इनकम और प्राइस, दोनों में से कुछ भी चेंज हुआ तो बजट लाइन भी चेंज हो जाएगी। अब इनकम और प्राइस का चेंज होने का तरीका जो है वो अलग अलग है, बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास है। मान लीजिए मैं आपको समझाता हूं। केस वन, केस वन, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, देखो बच्चों, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो चाहे गुड एक्स हो चाहे गुड वाई हो, दोनों ही गुड्स को कंज्यूमर ज्यादा परचेज कर सकता है क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर ही बढ़ गई है, उसकी इनकम ही बढ़ गई है। गुड एक्स गुड वाई, दोनों ही गुड्स कंज्यूमर ज्यादा खरीद सकता है क्योंकि कंज्यूमर की इनकम ही बढ़ गई है। अब इनकम बढ़ गई है तो गुड एक्स गुड वाई दोनों कंज्यूमर ज्यादा खरीद सकता है। इट मींस कि बजट लाइन जो है, देखो यहां पर गुड एक्स की यूनिट्स होती हैं और यहां पर गुड वाई की यूनिट्स होती हैं। कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ जाए, कंज्यूमर दोनों ही गुड्स को ज्यादा खरीद सकता है, एक्स को भी और वाई को भी। हमारी बजट लाइन जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए। तो लॉजिक इज कि जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ी वैसे ही कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से उसने एक्स को भी ज्यादा खरीदा, वाई को ज्यादा खरीदा। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर दोनों ही गुड्स का कंजम्पशन बढ़ा सकता है। तो दोनों ही साइड से आप इसको राइटवर्ड लेके जाओ। अगर कंज्यूमर की इनकम, केस टू में आपको बता रहा हूं, अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए, अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो कम हो जाए तो कंज्यूमर गुड एक्स और गुड वाई दोनों को ही ज्यादा नहीं खरीद पाएगा क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर अब कम हो गई है। इस केस में वो एक्स को भी कम खरीद पाएगा, वाई को भी कम खरीद पाएगा, उसका बजट ही कम हो गया है। तो बजट लाइन जो है आप पूरी पूरी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दोगे, ए बी से लेके ए टू बी। तो आपने क्या देखा कि इनकम जो है वो दोनों गुड्स पे इंपैक्ट है, चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो आप बोलेंगे बजट लाइन जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी। ये केस वन का रिजल्ट है, राइटवर्ड शिफ्ट होगी क्योंकि दोनों ही गुड ज्यादा खरीद सकते हो आप। अगर आपकी इनकम कम हो गई है तो बजट लाइन जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी क्योंकि दोनों ही गुड्स आप कम खरीद पाओ। ये इनकम का केस है। अगर मैं बात करूं प्राइस के केस की, इसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं प्राइस के केस की, मान लीजिए ये आपकी बजट लाइन है जो कि ए से लेकर बी तक है। ये केस थ्री हम करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि प्राइस के केस में प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई दोनों ही गुड्स के प्राइस कम हो गए। दोनों ही गुड्स के प्राइस, बोथ द गुड्स, एक्स भी और वाई भी, दोनों ही गुड्स के प्राइस कम हो गए, एक्स के भी और वाई के भी।
यहां आप गुड एक्स लेके चल रहे हो, उसकी यूनिट्स आती हैं, ध्यान रखेंगे, और यहां आप गुड वाई लेके चल रहे हो। एक्स और वाई दोनों गुड्स के ही प्राइस कम हो गया। प्राइस कम होते हैं तो क्या होता है, आप ज्यादा खरीद सकते हो ना हर चीज को। एक्स और वाई दोनों के प्राइस कम हो गए, एक्स के प्राइस कम हुए तो एक्स भी ज्यादा लोगे आप, वाई के प्राइस कम हो गए तो वाई भी आप ज्यादा खरीद पाओगे। यूनिट्स, या यूनिट्स होती है ना, यूनिट्स आप ज्यादा खरीद पाओगे। दोनों ही आप देख रहे हो ज्यादा खरीद पा रहे हो। तो इस केस में भी मैं देख पा रहा हूं कि मेरी बजट लाइन जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम ए बी टू A1 B1। ये आपकी बजट लाइन जो है इस वक्त राइट वर्ड शिफ्ट हो गई है। ए बी थी पहले, अब हो गई है A1 B1, क्योंकि अब कंज्यूमर जो है वो दोनों ही गुड्स ज्यादा खरीद पा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों ही गुड्स के प्राइसेस कम हो गए हैं। न्यू बजट लाइन जो है इस केस में भी आप बोलेंगे कि राइट वर्ड शिफ्टिंग क्या हुई है, राइट वर्ड शिफ्टिंग। समझ के मेरी बात? अब अगर मैं आपको ये बोलता, केस नंबर 4, अगर मैं आपको ये बोलता कि एक्स और वाई दोनों ही गुड्स के प्राइस बढ़ गए हैं, प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गया, प्राइस ऑफ वाई भी बढ़ गया, दोनों ही गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं। अब प्राइस बढ़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात है आप लोग कम खरीद पाओगे। अगर प्राइस बढ़ा तो आप एक्स और वाई दोनों ही गुड्स को कम खरीद पाओगे, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं। अब बढ़ गए हैं तो यूनिट्स आप कम खरीद पाओगे, कम तो यही होती है, एक्स की यहां कम होंगी, वाई की यहां कम होंगी, तो दोनों ही गुड्स आप कम खरीद पाओगे क्योंकि प्राइसेस अब बढ़ गए हैं। तो जैसे ही प्राइसेस बढ़ते हैं तो आप दोनों ही गुड्स को कम परचेज कर पाते हो। इसलिए मैं यहां बोलूंगा कि इस केस में बजट लाइन जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए। अगर दोनों गुड्स के प्राइस कम हुए थे तो दोनों गुड्स आप ज्यादा खरीद पा रहे थे, बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो गई थी। अब दोनों ही गुड्स के प्राइस बढ़ गए हैं, अब दोनों ही गुड्स कम खरीद पा रहे हो तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो। अब तक हमने सिर्फ शिफ्टिंग पढ़ी है, रोटेशन नहीं पढ़ी। रोटेशन नाम की चीज भी एक होती है, बताऊंगा आपको। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बजट लाइन जो है वो शिफ्ट कब होती है, तो आप बताओगे सर शिफ्टिंग के ना दो आंसर हैं। एक तो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। दूसरा केस ये बनता है कि अगर प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स, एक गुड मत लिख देना, प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स या तो बढ़ जाए या तो कम हो जाए तो भी शिफ्टिंग होगी। ये सारे रीजन शिफ्टिंग। बट अगर मैं बात करूं रोटेशन की, इसकी बात करूं रोटेशन की, तो रोटेशन क्या होती है समझिए। अब मैं बात कर रहा हूं रोटेशन की। पहले ना एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका डायग्राम है, ठीक है, और ये आपकी बजट लाइन है। मैं इसको फिर से बनाता हूं। ये आपकी बजट लाइन है, ठीक है। यहां आप एक्स एक्सिस पे गुड एक्स लेते हो और यहां आप मान लीजिए गुड वाई लेते हो। समझना, ये बजट लाइन है ए से लेके बी तक, ये आपका ओरिजिन है। अगर मैं आपको रोटेशन में पहला केस समझाऊं तो ये बनता है कि मान लीजिए प्राइस ऑफ गुड एक्स कम हो गया, प्राइस ऑफ गुड एक्स कम हो गया, ब्रैकेट में लिख रहा हूं कीपिंग प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट। मैंने वाई के प्राइस चेंज नहीं किए, सिर्फ एक्स का प्राइस फॉल हुआ है, मैंने कुछ और चेंज नहीं किया, ध्यान रखिए, मैंने सिर्फ एक्स का प्राइस फॉल किया। जैसे ही एक्स के प्राइस फॉल होंगे, कॉमन सेंस की बात है, एक्स के प्राइस कम होंगे तो एक्स की क्वांटिटी आप ज्यादा खरीद पाओगे या कम, ऑब्वियसली बात है ज्यादा खरीद पाओगे, और एक्स आपकी ये है। जैसे ही गुड एक्स के प्राइस कम हुए, कंज्यूमर गुड एक्स की क्वांटिटी को ज्यादा परचेज कर सकता है। वाई में कुछ चेंज नहीं हुआ तो वाई को मैं टच भी नहीं करूंगा, वाई वैसे की वैसे है। एक्स के प्राइस कम हो गए तो कंज्यूमर ने एक्स की क्वांटिटी ज्यादा परचेज की और एक्स की साइड से ही सिर्फ लाइन राइट वर्ड चलेगी। इसे बोलते हैं रोटेशन, इसे बोलते हैं राइट वर्ड रोटेट।
ये शिफ्टिंग नहीं है, राइट वर्ड रोटेट बोलता हूँ मैं इसको। कई बुक्स में शिफ्टिंग भी लिखा होता है, लेकिन लिखा होता है फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साइड से राइट वर्ड शिफ्टिंग, ये ऐसे लिखा होता है। तो आपकी बुक्स के हिसाब से डिपेंड करता है क्या लिखा है। अगर मैं बोलता कि प्राइस ऑफ गुड एक्स बढ़ गया, प्राइस ऑफ गुड एक्स बढ़ गया, कीपिंग प्राइस ऑफ गुड वाई कांस्टेंट, मैंने वाई की प्राइस भी चेंज नहीं करे, कीपिंग प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट। अगर x के प्राइस बढ़ गए, कॉमन सेंस की बात है कि आप x की क्वांटिटी कम परचेज कर पाओगे, तो x की साइड से लाइन जो है वो लेफ्ट में चली जाएगी। ये आपकी इस तरह से जो है बजट लाइन x की साइड से लेफ्ट में चली जाएगी, इसे बोलेंगे हम लेफ्टवर्ड रोटेट। तो इस केस में जब x के प्राइस बढ़े तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड रोटेट हो गई, जब x के प्राइस कम हुए थे बजट लाइन गुड x की साइड से राइट रोटेट हो गई। तो अगर एक ही गुड के प्राइस चेंज हो रहे हो तो रोटेशन होती है। सेम केस आप गुड वाई में भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक बजट लाइन बना लेता हूं, एक बजट लाइन बना लेता हूं। हम यहां पर पढ़ रहे हैं रोटेशन, और हम यहां एक बजट लाइन पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये आपकी बजट लाइन है, इसको नाम दे देते हैं ए बी। ध्यान से, यहां पर आपने गुड एक्स लिया है और यहां यूनिट्स होती हैं, ध्यान रखें, और यहां आपने गुड वाई लिया, देन यूनिट्स होती हैं यहां पर भी। अब देखो, केस ये है, इफ प्राइस ऑफ गुड वाई इंक्रीजेस, कीपिंग प्राइस ऑफ गुड एक्स कांस्टेंट, कीपिंग प्राइस ऑफ एक्स कांस्टेंट। अब क्या है कि वाई के प्राइस बढ़ गए हैं ऑटोमेटिकली। अगर गुड वाई के प्राइस बढ़ेंगे तो गुड वाई की जो क्वांटिटी है आप कम खरीद पाओगे, सिंपल सी बात है। अगर गुड वाई के प्राइस बढ़ते हैं, क्वांटिटी वाई की आप कम ले पाओगे। एक्स की रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि एक्स के प्राइस चेंज हुए ही नहीं है, एक्स के सेम टू सेम है प्राइस। तो वाई के प्राइस अगर बढ़ गए हैं तो गुड वाई की क्वांटिटी जो है आप अब कम खरीद पाओगे। तो हम अगर ध्यान दें तो वाई की क्वांटिटी आप कम ले पा रहे हो, तो आपकी जो लाइन है वाई की साइड से, वाई की साइड से नीचे चली जाएगी, क्योंकि आप वाई की क्वांटिटी अब कम ले पाओगे क्योंकि वाई के प्राइस बढ़ गए थे। अगर गुड वाई के प्राइस बढ़ गए तो वाई की क्वांटिटी आप कम ले पाओगे। आप इस तरह से दिखा देंगे, ये आपकी डाउनवर्ड रोटेट हो गई वाई एक्सिस के साइड से। दूसरा केस ये बनता है कि अगर गुड वाई के प्राइसेस कम हो जाते, कीपिंग प्राइस ऑफ गुड एक्स कांस्टेंट, एक्स के प्राइस अभी भी कांस्टेंट है, वाई के प्राइस कम हो गए। कॉमन सेंस वाली बात है, वाई के प्राइस अगर कम हो गए हैं तो वाई की क्वांटिटी कंज्यूमर ज्यादा खरीद पाएगा, तो वाई की साइड से लाइन ऊपर जाती, क्योंकि वाई की क्वांटिटी कंज्यूमर अब ज्यादा ले रहा है क्योंकि वाई के प्राइसेस कम हो गए। जैसे ही वाई के प्राइस कम हुए तो कंज्यूमर क्वांटिटी वाई की ज्यादा ले पा रहा है, तो लाइन वाई एक्सिस से ऊपर चली, ये रोटेशन। एक्स के प्राइस बिल्कुल सेम टू सेम, क्योंकि दोनों गुड्स का केस हमने समझा ही दिया। बोथ द गुड्स के प्राइस कम हुए तो दोनों गुड ज्यादा खरीद पा रहा था। अभी एक गुड का केस चल रहा है, तो लाइन एक्स एक्सिस की साइड से भी और वाई की साइड, दोनों साइड से रोटेट हो सकती है। एक्स की साइड से तभी जब गुड एक्स के प्राइस चेंज होंगे, और वाई की साइड से तब गुड वाई के प्राइस चेंज होंगे। तो दोनों ही केस हमने यहां समझ लिए अच्छे से। ठीक है, ये एक्स का था और ये गुड वाई का केस था, इसे बोलते हैं रोटेशन। ये सेम चीज आपके नोट्स में है, देखो ये शिफ्टिंग है, इनकम से होती है, दोनों गुड्स के प्राइस चेंज से होती है, और ये आपकी रोटेशन है। जब एप्पल के प्राइस कम ज्यादा हो रहे हैं तो एप्पल के साइड से राइट लेफ्ट जाएगी। ये लाइन राइट में क्यों गई? क्योंकि एप्पल के प्राइसेस पक्की बात है बढ़ गए होंगे। ये लाइन लेफ्ट में क्यों गई? क्योंकि एप्पल के प्राइसेस जो है वो बढ़ गए होंगे तब आई। ये लाइन तब आई जब प्राइस कम हो गए थे एप्पल। ठीक है, मिस्टेक होगी यहाँ पर।
और ये लाइन क्यों आई B1 कि वाई के प्राइसेस यानी बनाना के प्राइसेस जो हैं वो कम हो गए होंगे। ये क्यों आई क्योंकि बनाना के प्राइसेस बढ़ गए होंगे तो लाइन नीचे आ गई। इस तरह से समझा रखा है सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ पे किया। तो इस तरीके से आप लोग समझा सकते हो। उसके बाद ये बजट लाइन शिफ्टिंग रोटेशन इतना ही था। अब बचता आपके पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टोगो। तो बजट लाइन की शिफ्टिंग रोटेशन आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। लेकिन एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ मेरे पास बन सकता है, मेरे को याद आ गया कि अगर गुड एक्स के प्राइस बढ़ जाए, बच्चे पूछते हैं मुझसे बहुत बार, अगर गुड एक्स के प्राइस बढ़ जाए गुड वाई के प्राइस क्यों मुझे तो क्या होगा। बहुत सिंपल सा फंडा है। आप एक बजट लाइन पहले बना लो। बनाने के बाद अगर आपने एक्स एक्सिस पे गुड एक्स लिया है और वाई एक्सिस पे गुड वाई लिया है, और जो पेपर में आपको केस आया वो ये आया है कि एक्स के प्राइस जो हैं वो बढ़ गए हैं, वाई के प्राइसेस जो हैं वो कम हुए हैं। ऑब्वियसली बात है अगर एक्स के प्राइस बढ़ गए हैं तो एक्स की यूनिट्स कंज्यूमर कम ले पाएगा, वाई की ज्यादा। तो मैं इस तरह से लाइन को बनाऊंगा, क्रॉस इंटरसेक्ट कर गई लाइन। एक्स के प्राइस बढ़ गए थे, सॉरी हाँ बढ़ गए थे, वाई के प्राइस कम। एक्स के प्राइस बढ़े तो मैं एक्स की क्वांटिटी कम खरीद पाया, वाई के प्राइस कम हो गए थे, मैं वाई क्वांटिटी ज्यादा खरीद पाया। तो इस तरह से बजट लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि कैन टू बजट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, हम बोलेंगे यस। अगर मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि जब एक के प्राइस गुड एक्स के प्राइस गुड वाई के किसी के भी बढ़ रहे हो दूसरे के कम हो रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन हो, तो बजट लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको अच्छे से। अब बचता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स। मेरी बात समझना, ऑर्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो आप समझाने जा रहे हो वो इन डिफरेंस कर्व और बजट लाइन की हेल्प से समझाने जा रहे हो। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू आईसी अप्रोच। तो आईसी अप्रोच भी इसको आप बोल सकते हो, या आईसी एंड बजट लाइन अप्रोच भी इसको आप बोल सकते हो। तो क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमा कर आए तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आईसी अप्रोच से जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियस बात है कि टू गुड्स के केस में आया है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व बनता ही टू गुड्स से। तो आपको याद होगा कार्डिनल अप्रोच में जब भी हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किया था, एक फॉर्मेट फॉलो किया था। सबसे पहले आप मीनिंग लिखते थे। किसका मीनिंग लिखते थे? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का। आप क्या लिखते थे? आप लिखते थे इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन when a consumer is getting, when a consumer is getting maximum satisfaction, maximum satisfaction, and he does not want to, and he does not want to change the level of consumption, change the level of consumption. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है और कंज्यूमर वहां से चेंज नहीं करना चाहते। आप पढ़ चुके हैं कार्डिनल अप्रोच में। अब बात यहां पर यह आती है कि इनडिफरेंस कर्व अप्रोच में इक्विलिब्रियम कब होगा। कार्डिनल में हमने ये पढ़ा कि जितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है उतना ही प्राइस कंज्यूमर दे रहा हूं, बराबर जहां वहां पे इक्विलिब्रियम होगा। कंडीशन थी पी एक्स इक्वल टू एम यू एक्स, आपको याद होगी वन कॉमोडिटी की। यहां पर मीनिंग के बाद फिर से फॉर्मेट सेम चलेगा। मीनिंग के बाद क्या लिखते थे आप लोग? अजम्पशंस। तो यहां पर भी अजम्पशंस लिखेंगे, कम से कम 3 से 4 अजम्पशन। अजम्पशंस के बाद आप आएंगे कंडीशन पे। तो पहले अजम्पशंस देख लो कि अजम्पशंस क्या है, फिर कंडीशन पे आप।
तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आपको अजम्पशंस जो लिखनी है वो आपको सेम एज आप लिख सकते हो कि जो मैंने बताई आपको थोड़ी देर पहले कि एक तो यहां पर हम दो गुड्स लेके चल रहे हैं, एटलीस्ट टू गुड्स। वैसे अजम्पशन आपको नोट्स में मिल जाएंगी, एटलीस्ट टू गुड्स। दूसरा, इनकम और प्राइस, ये आप नोट कर लीजिए अगर नहीं मिलती है नोट्स में। इनकम एंड प्राइस कांस्टेंट होंगे। प्राइस दोनों गुड्स के, एक्स के भी वाई के भी, दोनों के प्राइस क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। थर्ड अजम्पशन होगी कंज्यूमर शुड बी रैशनल। कंज्यूमर शुड बी रैशनल। ये अजम्पशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एटलीस्ट टू गुड्स, इनकम कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट, कंज्यूमर शुड बी रैशनल, ये चीज लेके चलें। चौथा, एम आर एस शुड बी डिक्रीजिंग। ये अजम्पशन है कि एम आर एस डिक्रीज ही होना चाहिए। ये चार अजम्पशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप डाल सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशन है। इसके बाद आती है कंडीशन। कंडीशन क्या है? टू कॉमोडिटी केस में ऑर्डिनल अप्रोच में आपको क्या प्रूव करना है? इक्विलिब्रियम कब होगा? जब एम आर एस ऑफ एक्स एंड वाई बराबर होगा प्राइस रेशियो के। मतलब समझो, लॉजिक से है कंडीशन का मतलब क्या है, और करके लिख सकते हैं आप, स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व मस्ट बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। जहां पर इनडिफरेंस कर्व का स्लोप बजट लाइन के स्लोप के बराबर होगा, वहां पर होगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू। एम आर एस क्या शो करता है? सेटिस्फैक्शन लेवल। याद है आपको? सेटिस्फैक्शन, इनडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? सेटिस्फैक्शन। इन शॉर्ट, याद करने का तरीका है। और पी एक्स अपॉन पी वाई क्या शो करता है? आपका बजट। एक तरह से देखा जाए तो प्राइजेस। तो जितने आप प्राइस दोगे, जितना आपका बजट है, उतनी आपकी सेटिस्फैक्शन भी तो होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं लॉजिक बैठता है कंडीशन के अंदर कि ये हमें प्रूव करना है। जितना कंज्यूमर का बजट है उतनी सेटिस्फैक्शन उसको मिल रही हो। दूसरी कंडीशन भी यहां पर है कि एम आर एस जो है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए, या आप लिख सकते हैं आईसी जो है वो टेंजेंट होना चाहिए। आईसी इज टेंजेंट टू द बजट लाइन। और आपका आईसी कन्वेक्स होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? एम आर एस डिक्रीजिंग मींस आपका आईसी जो है शुड बी कॉन्वेक्स। आईसी आपका कन्वेक्स होना चाहिए, और कन्वेक्स हो और टेंजेंट हो बजट लाइन के, ये भी कंडीशन हो सकती है। दो कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको प्रूव करनी। फिर से एक बार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझाने जा रहे हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है, सिचुएशन है, जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है और वहां से वो चेंज नहीं करता। अजम्पशन दो गुड्स होने चाहिए, इनकम कांस्टेंट, प्राइस लेवल कांस्टेंट, एक्स का भी वाई का भी, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, और एम आर एस शुड बी डिक्रीजिंग। अब आपको कंडीशन ये प्रूव करनी है कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जहां बराबर आएगा स्लोप ऑफ बजट लाइन के, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होगा। या हम कह सकते हैं कि एम आर एस डिक्रीजिंग भी होना चाहिए। मेरी बात समझिए, मैं इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को विद द हेल्प ऑफ इनडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन समझाने जा रहा हूं। आपको ये देखना है कि आपकी बजट लाइन और इनडिफरेंस कर्व कहीं पर टेंजेंट आते हैं। देखो, मैंने सबसे पहले बनाई बजट लाइन, ए से लेकर बी तक, ये मेरी बजट लाइन है। इसका क्वेश्चन एक और नाम से भी आ सकता है, मेरे को याद आ गया, कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद हेल्प ऑफ इंडिफरेंस मैप। क्योंकि यहां पर मैं तीन इंडिफरेंस कर्व बनाऊंगा और इंडिफरेंस मैप ही बन गया, तो उसके नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। एक आपका इंडिफरेंस कर्व ये है, एक आपका इंडिफरेंस कर्व ये है, और एक आपका इंडिफरेंस कर्व ये है। मैंने यहां पर तीन इंडिफरेंस कर्व बनाए हैं। इसको मैंने नाम दिया IC1, इसको IC2 और इसको IC3।
एक मेरे पास कॉम्बिनेशन है C और D, ये भी है, और एक मेरे पास E कॉम्बिनेशन है, एक मेरे पास यहाँ पर F कॉम्बिनेशन। ठीक है, इतना समझ में आप लोगों को। अब क्या कर रहा हूं मैं, अगर मैं एक कॉम्बिनेशन और लूं, एक इंडिफरेंस कर्व और बनाऊं, आप 3 4 5 कितने मर्जी बना सकते हैं, मैं यहां पर एक इंडिफरेंस कर्व और बना रहा हूं जो मेरा बजट लाइन के टेंजेंट होके जा रहा है। दिस इज, इसको मैं IC3 नाम देता हूं और इसको मैं IC4 नाम दे देता हूं। ठीक है, ये जो मेरा टेंजेंट वाला है, एक ये डिफरेंस कर्व है, बाकी मेरे अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स हैं, और यहां पर मैंने गुड एक्स ली है और यहां मैंने गुड वाई ली है। आप चाहो तो 3 इंडिफरेंस कर्व भी बना सकते हो। ठीक है, गलत नहीं होंगे। 3 से समझना है तो 3 से भी समझ सकते हो आप लोग, गलत नहीं होगा। चलो मैंने 3 ही बना दिए, आप 3 से समझ लो ताकि आपको मुश्किल ना लगे कि सर इतना 4 इंडिफरेंस कर्व बना दिया आपने, समझ में नहीं आएगा। हम 3 बना लेते हैं। ये आपका IC1, IC2, IC3 डन। और हम कॉम्बिनेशंस के नाम दे रहे हैं ABCD, इसको मैं F नाम दे देता हूं। ठीक है, और इसको मैं E नाम दे देता हूं। अब ध्यान से सुनना, आप सोचो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है, वहां से वो चेंज नहीं करना। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंज्यूमर को सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कौन से इनडिफरेंस कर्व पे मिल रही है, आप बोलोगे सर IC3 पे मिल रही है, राइट। लेकिन IC3 पे जो F कॉम्बिनेशन है, एक कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है, पर IC3 जो है ये, ध्यान से अगर हम देखें तो आउट ऑफ बजट है। इस कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर जा नहीं सकता क्योंकि बजट लाइन से बाहर है। बजट कंज्यूमर का इतना ही है बस, A से लेकर B तक, लेकिन एक कॉम्बिनेशन जो F है बजट से बाहर है, सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा है पर कंज्यूमर ले नहीं सकता। अब ले नहीं सकता तो इक्विलिब्रियम कैसे होगा। अब अगर हम देखें तो E पॉइंट जो है ये विद इन द बजट है, इसे कंज्यूमर ले सकता है। लेकिन जो C और D कॉम्बिनेशन है ये लोवेस्ट सेटिस्फेक्शन दे, लोवेस्ट। अब जो कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को लोवेस्ट सेटिस्फेक्शन देंगे वो कॉम्बिनेशन कंज्यूमर लेना ही नहीं चाहेगा। तो ई कॉम्बिनेशन जो है, ध्यान से देखें, इस ई पॉइंट पर इतनी यूनिट्स y की हैं, इतनी यूनिट्स x की हैं। ओ एम यूनिट्स x की ले रहा है, ओ एन y की यूनिट्स ले रहा है। ई कॉम्बिनेशन ध्यान से देखें तो ई कॉम्बिनेशन पे कंडीशन मेरी पूरी हो रही है कि IC कन्वेक्स है। ठीक है, और टेंजेंट भी है, IC टेंजेंट है इसके बजट लाइन के, BL मतलब बजट लाइन। और यहां पर देखा जाए तो दोनों का स्लोप, दोनों मतलब इनडिफरेंस कर्व का स्लोप जो MRS होता है और बजट लाइन का स्लोप जो PX अपॉन PY होता है, दोनों बराबर है क्योंकि टच कर रहे हैं, टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब स्लोप बराबर है। तो E पॉइंट पे मुझे दिख रहा है कि सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा है। S तो F पे है पर F बजट से बाहर है, वो नहीं ले सकता कंज्यूमर। IC1 पे कंज्यूमर आना नहीं चाहेगा क्योंकि सबसे कम सेटिस्फेक्शन, तो बचा कौन सा, IC2। तो IC2 पर E पॉइंट पे बोलूंगा मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये E पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां से कंज्यूमर चेंज नहीं करना चाहे। क्यों, E से आगे जा नहीं सकता, बजट से बाहर है। E से पहले आएगा नहीं, आना नहीं चाहेगा क्योंकि बजट में तो है। IC1 इज इन द बजट, विद इन द बजट। C और D कॉम्बिनेशन बाय भी कर सकता है बट फिर भी आना नहीं चाहेगा वो, क्योंकि सेटिस्फेक्शन बहुत कम है C और D पे। तो E पॉइंट पे उसका स्टेट ऑफ बैलेंस होगा, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीन स्टेट ऑफ बैलेंस जहां पर है वहां इक्विलिब्रियम कहलाता है। यहां से कंज्यूमर चेंज नहीं करना चाहता, और E पॉइंट पे दोनों कंडीशन पूरी होती है। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बराबर भी है बजट लाइन के स्लोप के, और IC जो है वो टेंजेंट भी है बजट लाइन और कन्वेक्स भी है IC। तो
ई पॉइंट पे होता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, ये आप समझा लें, बहुत सिंपल। इस चीज को आपके नोट्स में भी समझाया हुआ है। ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ सारी कंडीशन पूरी हो जाती है, ठीक है। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि IC3 जो है वो बजट से बाहर है, वहां कंज्यूमर जा नहीं सकता, और IC1 पे जाना नहीं चाहेगा। ओनली ई पॉइंट दैट इज ऑन IC2 विल बी द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यहाँ सारी कंडीशंस आपकी पूरी हो जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, पेपर में जो पूछ सकते हैं आपसे, कि अगर MRS ज्यादा है PX अपॉन PY से, जो कि इस वाले IC पे होता है, IC1 पे, ये IC1 पे होता है, ध्यान रखना। और अगर MRS कम है PX अपॉन PY से, जो कि IC3 पे, इन केसेस में कंज्यूमर क्या करेगा? तो आप ध्यान से देखो, अगर MRS ज्यादा है, MRS कम कैसे होता है? MRS कम करना पड़ेगा, प्राइस तो हम छेड़ नहीं सकते, कैसे कम होता है हमारे? MRS कम कैसे होता है, इसको आप इनडिफरेंस कर्व की टेबल में देख सकते हो, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराई थी। देखो, MRS कम कैसे होता है? जब आप गुड X को बढ़ाओगे, 1 2 3 4 5, और गुड Y को कम करोगे, तब MRS फॉल होता जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा यहां पर कि MRS अगर ज्यादा है, तो MRS को कम करने के लिए कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर गुड X का कंजम्पशन बढ़ाएगा और गुड Y का कंजम्पशन कम करेगा। इससे क्या होगा? MRS फॉल हो जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से बता देता हूं। MRS फॉल तब होता है जब कंज्यूमर एक गुड को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रहा हो और दूसरी गुड को वो रिड्यूस कर रहा हो, तो MRS फॉल होता है। जैसा कि आपने इंडिफरेंस कर्व की टेबल में खुद अपने हाथ से बनाया था कि अगर X को आप मोर एंड मोर गेन करोगे, Y को सेक्रीफाइस करोगे, MRS फॉल होगा। राइस थोड़ी हो रहा है। अगर राइस करना, मान लो 1:1 से आपको जाना है 4:1 पे, राइस करना है MRS को, तो आप ध्यान से देखो, 1:1 से अगर आपको 4:1 पे जाना है, तो Y को बढ़ाओगे, आप 5 से 6 पे जाओगे, 6 से 8 पे जाओगे, और X को कम करोगे, 5 से 4, 4 से 3, 2 से 1। तो अगर आपको MRS कम करना है, तो आप X का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो, Y का कम कर रहे हो। लेकिन अगर आपको MRS आपका कम है, आपको इसको बढ़ाना है, आपको अगर MRS बढ़ाना है, तो आप क्या करोगे? गुड X का कंजम्पशन जो है वो कम करोगे, उल्टा हो जाएगा, और गुड Y का कंजम्पशन जो है वो बढ़ाओ। कब तक? टिल MRS जब तक बढ़ता नहीं है और बिकम्स इक्वल्स टू PX अपॉन PY, तब तक करेंगे जब तक ये इसके बराबर नहीं आता। तो कम है ना, बढ़ाना था, अब बढ़ाएंगे कैसे? जब X का कंजम्पशन कम होगा और Y का बढ़ेगा। और MRS घटाएंगे कैसे? जब X का कंजम्पशन बढ़ाएंगे और Y का कम करेंगे। ये आपको लिखना पड़ेगा। ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है एग्जाम में, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। तो लिखा हुआ है आपके नोट्स में भी कि अगर MRS ज्यादा है, इट मींस कि आपको X की यूनिट्स और बढ़ानी पड़ेंगी और Y की सेक्रीफाइस करेंगे। देखा ना, बाय मोर ऑफ X। और यहां पर क्या लिखा है? बाय मोर ऑफ Y। और MRS बढ़ना शुरू हो जाएगा। तब तक बढ़ाएंगे MRS जब तक बराबर नहीं आता। देख सकते हो, इस तरह से देखो, ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ट्रू गुड्स का केस है, IC अप्रोच से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इसको ज्यादा अच्छे से। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ ट्रू गुड्स विद हेल्प ऑफ IC अप्रोच। तो IC अप्रोच में आपने पहले मीनिंग बताया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, फिर कंडीशन, अजम्पशंस, उसके बाद आपने डायग्राम के थ्रू, इंडिफरेंस मैप के थ्रू प्रूव कर दिया। फिर आपने बताया ये भी कि MRS ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। एक टॉपिक छोटा सा है कि कार्डिनल ऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है, आपको पता है अच्छे से कि कार्डिनल जो है वो नंबर्स में, ऑर्डिनल रैंक्स में होता है। कार्डिनल में यूनिट यूटिल्स है हमारे पास, ऑर्डिनल में यूनिट नहीं है हमारे पास। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर न्यूमेरिकल्स है,
बजट लाइन के ऊपर, उसे अच्छे से करने हैं। आराम से आप लोग कर पाओगे क्योंकि आपके बजट लाइन भी हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी हो गया, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये न्यूमेरिकल्स 4 ही हैं आपको करने हैं, ठीक है? कोई डाउट आएँगे ज़रूर लूँगा। तो ऑर्डिनल को और कार्डिनल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ये ज़्यादा मार्क्स के आपके आने के चांस इन क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर में से। तो जो भी आपको डाउट आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।